थॉमस हॉब्स के द्वारा व्यक्तिवादी विचार भी रखा गया और उसी के साथ सत्तावाद के लक्षण भी इनके विचारों में पाए जाते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाद को समझते हैं। व्यक्तिवाद एक ऐसा सिद्धांत है या एक ऐसा विचार है जो व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और कहता है कि व्यक्ति का महत्व किसी समाज या राज्य से ज्यादा है। इसका क्या मतलब हम समझ रहे हैं कि सेंटर में व्यक्ति है, समाज नहीं है और ना ही राज्य है। तो कोई भी चीज बनेगी, चाहे वह कानून है, चाहे वह समाज में कोई सुधार लाया जा रहा है, उसका केंद्र व्यक्ति ही होगा। उसका केंद्र कभी भी समाज नहीं होगा, उसका केंद्र कभी भी राज्य नहीं होगा या कभी भी कोई धर्म नहीं होगा। उसका केंद्र हमेशा ही व्यक्ति होगा। तो व्यक्तिवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति को समाज से अधिक महत्व दिया जाता है और राज्य से अधिक महत्व दिया जाता है और उसी के साथ व्यक्ति के अधिकारों की बात करी जाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करी जाती है। यह विचारधारा इस बात पर जोर देती है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और हित प्राथमिक है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाद की हम बात कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति का महत्व है। व्यक्तिवाद कहता है कि एक एक व्यक्ति का महत्व है, इसलिए व्यक्ति के अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति का हित बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम समझेंगे कि थॉमस हॉब्स के विचारों में व्यक्तिवाद कैसे रिफ्लेक्ट होता है। थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया कि राज्य के बनने से पहले की अवस्था में, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में, व्यक्ति इंडिपेंडेंट थे, व्यक्ति फ्री थे, वो कुछ भी कर सकते थे। जिस व्यक्ति के पास ताकत थी वो अपने अनुसार वो काम कर रहा था और उसमें सही गलत का कोई फर्क नहीं था। जिसकी ज्यादा पावर थी वो ज्यादा एंजॉय कर पा रहा था अपनी लाइफ को और जिसकी कम लाइफ थी वह बिल्कुल ही कम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा था, या उसके लिए ये दुनिया एक नरक के समान थी। तो उस अवस्था में व्यक्ति फ्री थे, व्यक्ति स्वार्थी थे। तो स्वार्थी होने के नाते व्यक्ति अधिक से अधिक शक्ति हासिल कर लेना चाहते थे और व्यक्ति इस चीज की परवाह कभी भी नहीं करता था कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वह अपने लिए ही अधिक से अधिक शक्ति हासिल करना चाह रहा था और हर व्यक्ति का उद्देश्य ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा करना है, सेल्फ प्रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं, आत्म संरक्षण। हॉब्स एक ऐसी स्थिति की बात कर रहा है जब किसी जगह पे कोई कानून नहीं है, किसी जगह पे पुलिस नहीं है, किसी जगह पे आर्मी नहीं है, किसी जगह पे लोगों को नियंत्रित करने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी संस्था नहीं है। तो उस अवस्था में हॉब्स कहते हैं कि हर व्यक्ति स्वार्थी होने के नाते अपने लिए अधिक से अधिक फायदा ले लेना चाहता है, अधिक से अधिक शक्ति ले लेना चाहता है और उस स्थिति में एक शक्तिशाली व्यक्ति के सफल होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो हर व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए उस स्थिति में खुद जिम्मेदार है, ऐसा हॉब्स के द्वारा कहा गया। हॉब्स ने माना कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए जो उचित लगे वह करने का अधिकार है, राइट टू एवरीथिंग। हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। तो जब हॉब्स ये बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो यहाँ पर ये एक इंडिविजुअलिस्ट थिंकर के रूप में हम इनको पहचान सकते हैं। तो उस स्थिति में हर व्यक्ति स्वार्थी था, अपने जीवन की रक्षा के लिए वह खुद ही जिम्मेदार था। परंतु समय बीतने के साथ व्यक्तियों को ये जरूरत महसूस हुई कि वह अपनी रक्षा शायद इस अनार्की के माहौल में, इस अराजकता के माहौल में खुद करने में नाकामयाब रहेंगे। तो इसके लिए वह आपस में एक समझौता करते हैं और एक राजा का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पर राजा का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? व्यक्तियों के द्वारा आपस में मिलकर समझौता कर। तो एक एक व्यक्ति का यहाँ पर महत्व है। एक एक व्यक्ति इस चीज के लिए चिंतित है कि उसका अस्तित्व बचा रहेगा, उसकी स्वतंत्रता बची रहेगी। तो कोई व्यक्ति समझौता इसलिए दूसरे व्यक्ति के साथ करने के लिए रेडी हो गया है क्योंकि वह अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है। और राज्य भी क्यों बना है, राजा भी क्यों बना है? वो इसलिए बना है कि एक एक व्यक्ति स्वार्थी है और हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा की गारंटी वहां पे चाह रहा है। तो इसलिए इनको हम इस नजरिए से व्यक्तिवादी विचारक कह सकते हैं। अब इसके आगे कुछ इसकी की फीचर्स आती हैं, वही चीजें घूम फिर के आएंगी। मुख्य विशेषताएं क्या है? आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन। हॉब्स के अनुसार सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी कि आत्म संरक्षण व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र है। तो क्या बोला था कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी, प्राकृतिक अवस्था थी, उसमें हर व्यक्ति का मेन उद्देश्य क्या था? अराजकता वहां पे बनी हुई थी, क्योस वहां पे बनी हुई थी, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शत्रु था, कोई व्यक्ति किसी को भी धोखा देने के लिए रेडी था। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति अपने आप को ही बचा लेना उचित समझ रहा था। अपनी जीवन की रक्षा के लिए वह खुद रिस्पॉन्सिबल था। और जब व्यक्ति के द्वारा राज्य
बनाने की सोची गई, एक समझौते के परिणाम स्वरूप जब राजा को बनाने की सोची गई, तब भी उसका अंदर जो स्ट्राइक हो रहा था वह आत्म सुरक्षा थी, क्योंकि व्यक्ति को लगा कि किसी राजा को हम अपने बिहाफ पे नियुक्त कर देंगे कि वह अब हमारी रक्षा करेगा। तो मेन पर्पस क्या आ रहा है? सेल्फ प्रिजर्वेशन। लाइक अगर वह प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था तब भी मेन उद्देश्य सेल्फ प्रिजर्वेशन ही था, और यदि राज्य बना लिया गया तब भी मेन पर्पस राज्य को बनाने का आत्म सुरक्षा की मोटिवेशन ही उसके पीछे थी। दूसरा पॉइंट आता है स्वतंत्रता। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि उस प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति स्वतंत्र था कुछ भी करने के लिए, परंतु उसी के साथ जब हर व्यक्ति ही स्वतंत्र है तो कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक पावरफुल व्यक्ति के एग्जिस्टेंस में रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, अधिक शक्ति हासिल करने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक ऐसी स्थिति थी जब हर व्यक्ति अपने हितों को अधिक से अधिक पूर्ण कर लेना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से एक प्रकार का युद्ध चला हुआ था। वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सभी का सभी के खिलाफ युद्ध की स्थिति एक प्रकार की वहां पे बनी हुई थी। परंतु उसी के साथ थॉमस हॉब्स कहते हैं, यहाँ पे जो लिखा पॉइंट नहीं है, वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं जैसे कह रहा था कि एक पावरफुल व्यक्ति ज्यादा शक्ति हासिल कर सकता है, परंतु थॉमस हॉब्स कहते हैं कि यहाँ पर केवल मसल पावर की बात नहीं हो रही। कुछ लोग मेंटली काफ़ी स्ट्रोंग थे, मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रोंग थे, कुछ अपने मसल से काफ़ी स्ट्रोंग थे, तो उनकी पावर का एक प्रकार का बैलेंस भी उस स्थिति में बना हुआ था। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक अधिकार। जब हम जॉन लॉक की बात करते हैं तो जॉन लॉक के द्वारा 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार कहे गए हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। परंतु जब हम थॉमस हॉब्स की तरफ आते हैं तो हमें लगता है कि शायद उनके द्वारा किसी भी प्रकार का प्राकृतिक अधिकार नहीं दिया गया है। थॉमस हॉब्स के द्वारा भी प्राकृतिक अधिकार की बात करी गई है, परंतु उनका प्राकृतिक अधिकार बिल्कुल ही जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार से भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू एवरीथिंग, सब कुछ पाने का अधिकार प्राप्त है, जिसका मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति स्टेट ऑफ नेचर प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था तो अपनी शक्ति के दम पर कोई व्यक्ति कुछ भी पाने का अधिकार रखता था, तो ये उसको एक अधिकार मिला था। लेकिन इस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति सामाजिक अनुबंध के माध्यम से अपनी कुछ स्वतंत्रताएं त्याग देता है। तो जब कोई व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था तो उसको केवल प्राकृतिक अधिकार क्या मिला था? थॉमस हॉब्स के अनुसार, उनके अनुसार व्यक्ति को अधिकार ये मिला था कि वह कुछ भी हासिल कर सकता है अपने पावर के आधार पर, और उस स्थिति में कोई भी ठीक और गलत की धारणा नहीं पाई जाती थी। जैसे यहाँ पर मैं एक सिमिलर एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। हम कभी नेशनल जियोग्राफी में देखते होंगे या डिस्कवरी में देखते होंगे कि एक जंगल में कुछ जानवर हैं। अब वो जानवर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। जैसे शेर किसी जानवर के झुंडों के ऊपर अटैक करता है और वहां से किसी जानवर को खा लेता है, तो हम घर पे बैठ के क्या बोलते हैं कि देखो कितना बुरा उसके साथ हुआ है। परंतु जंगल का जो रूल है उसके लिए कुछ भी सही और गलत कह देना उचित नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है। वहां पर जिसकी जितनी पावर है उसकी ही चलती है। लाइक इसको हम कह सकते हैं माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास शक्ति है वह कुछ भी हासिल कर सकता है। और वहाँ पर गुडनेस एंड बैडनेस, ये चीज़ अच्छी है ये बुरी है, ऐसा किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। तो उस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था में जब इंसान रह रहा था तो वहाँ पर भी सही और गलत का कोई फर्क नहीं था, और कोई व्यक्ति अपने दम पर कुछ भी प्राप्त करने का प्राकृतिक अधिकार रखता था। तो आप यहाँ पे डिफरेंस समझ रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि लॉक के द्वारा बताए गए प्राकृतिक अधिकार डिफरेंट है, परंतु थॉमस हॉब्स के द्वारा जो प्राकृतिक अधिकार बताया गया है वो केवल इतना सा बताया गया है कि प्राकृतिक अवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति के दम पर कुछ भी हासिल करने का अधिकार रखता था। इसी को प्राकृतिक अधिकार उनके द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट आता है आत्महित, सेल्फ इंटरेस्ट। हॉब्स के व्यक्तिवाद में सेल्फ इंटरेस्ट, आत्महित का एक प्रमुख स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करता है जिससे उसका व्यक्तिगत लाभ सुनिश्चित हो। तो उस स्थिति में जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था तो कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहा था, अपने आत्महित के लिए ही काम कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हॉब्स का व्यक्तिवाद और सामाजिक अनुबंध। हॉब्स का व्यक्तिवाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से जुड़ा हुआ है। व्यक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा एक सर्वशक्तिमान संप्रभु को सौंप दिया ताकि शांति और सुरक्षा बनी रहे। वही जो मैं आपको बता रहा था कि सभी लोग आपस में इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि इस स्टेट ऑफ नेचर और एक ऐसी स्थिति जहाँ पर बनी हुई थी जब हर व्यक्ति एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे,
तो व्यक्तियों ने इससे छुटकारा पाने के लिए आपस में समझौता किया और कहा कि हम इस समझौते के परिणाम स्वरूप एक ऐसे राजा का निर्माण करते हैं जिसको लेवियाथन कहा गया, और ये हमारी सुरक्षा करेगा और शांति लाने का काम करेगा। तो इसको आप समझौता कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। यह अनुबंध व्यक्ति की सुरक्षा और अस्तित्व को प्राथमिकता देता है, जो व्यक्तिवाद का एक स्पष्ट उदाहरण है। अच्छा, ये समझौता कैसे हुआ? जैसे मैंने बोला कि एक एक व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है। एक एक व्यक्ति का कंसर्न क्या है? एक एक व्यक्ति का कंसर्न ये है कि उसकी सुरक्षा हो, उसके जीवन की बेहतर सुरक्षा हो, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में, हॉब्स के द्वारा बताई गई प्राकृतिक अवस्था में उसके जीवन की कोई भी गारंटी नहीं थी, क्षणिक था, कुछ टाइम के लिए वो था। तो जब सामाजिक समझौता कर लिया गया, एक एक व्यक्ति के द्वारा अपना दिमाग लगाकर और उनके द्वारा राजा का निर्माण कर लिया गया। तो यहाँ पर राजा का निर्माण कर लिया है, हालांकि राजा को बहुत सारी शक्तियां दे दी गई हैं और राजा को कहा कि आप सर्वसत्तावादी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। परंतु ये जो सत्तावादी या सर्वसत्तावादी या पावरफुल राजा किसके द्वारा बनाया गया है? लोगों के द्वारा बनाया गया है। इसलिए हम हॉब्स को व्यक्तिवादी विचारक कह सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पे कहा गया, थॉमस हॉब्स का व्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्म संरक्षण और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित है। हालांकि हॉब्स ने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को एक शक्तिशाली संप्रभुता के अधीन रखा ताकि अराजकता से बचा जा सके। उनके विचारों में व्यक्तिवाद और सर्वसत्तावाद, एब्सोल्यूटिज्म का एक अद्वितीय संयोजन देखने को मिलता है। तो वही मैं एक बात कर रहा हूँ कि थॉमस हॉब्स के व्यक्तिवाद में हमें देखने को मिलता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति फ्री था, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र था और उसके पास प्राकृतिक अधिकार अपने जीवन की रक्षा करना था। अब अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उसके द्वारा एक राजा का निर्माण किया गया, शक्तिशाली संप्रभु का निर्माण किया गया, और उसके पास एब्सोल्यूट सोवरेनिटी उसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा दे दी गई कि हम इस राजा को बनाते हैं और इसके पास दुनिया भर की ताकत होगी, ये हमारी सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब इस राजा को इतनी पावर क्यों दी गई है? इस राजा को पावर इसलिए दी गई है क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में एक अराजकता की स्थिति थी, जहां पर कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा था, उनको नियंत्रित करने के लिए कोई भी पावर नहीं थी। अब ये जैसे ही ये पावरफुल राजा आ जाता है तो इसके डर से अब वहां पर शांति स्थापित होगी। तो एक तरफ उनके द्वारा कहा गया है कि व्यक्तियों ने अपने जीवन की रक्षा के लिए समझौते के द्वारा राजा का निर्माण किया। तो जब समझौते के द्वारा एक एक व्यक्ति के द्वारा राजा का निर्माण किया गया, राज्य का निर्माण किया गया, सरकार का निर्माण किया गया, तो इसमें व्यक्तिवाद रिफ्लेक्ट होता है। और दूसरी तरफ जब सारी की सारी शक्तियां एक राजा को दे दी गई और राजा को बोला गया कि आप व्यक्ति के हर पहलू के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, तो इसको सर्वसत्तावाद का नाम दिया गया, एब्सोल्यूटिज्म। सर्वसत्तावाद का मतलब क्या है कि जब शक्तियां एक राजा के हाथ में केंद्रित हो गई थी और राजा कुछ भी कर सकता है, निरंकुश राजा बनने को ही आप यहाँ पर सर्वसत्तावाद या सत्तावाद कह सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद पॉइंट आता है, व्हाई थॉमस हॉब्स डिस्कार्डेड द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट। थॉमस हॉब्स ने राज्य की दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत को क्यों खारिज किया? तो थॉमस हॉब्स के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, लेवियाथन, 1651 में, जिसमें उनके द्वारा राज्य के ऊपर इससे पूर्व की जो थ्योरी चल रही थी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि ये थ्योरी कहती है कि राज्य का निर्माण भगवान के द्वारा किया गया है और भगवान के द्वारा राज्य का निर्माण करने के बाद अपने प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को धरती पे राजा बनाकर भेजा गया और कहा गया कि तू मेरे बिहाफ पे यहाँ पर लोगों के ऊपर रूल करेगा, और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो थॉमस हॉब्स के द्वारा इस थ्योरी को नकारा गया। उनके द्वारा कहा गया कि राज्य का निर्माण किसी दैवीय शक्ति के द्वारा नहीं किया गया, किसी भगवान के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि यह समझौते का परिणाम है। सभी लोग आपस में इकट्ठा होते हैं और उस राज्य का निर्माण करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्तियों के जीवन की जो सुरक्षा थी वह प्राकृतिक अवस्था में नहीं हो पा रही थी, इसलिए व्यक्ति आपस में इकट्ठा होते हैं और एक राज्य का निर्माण करते हैं। उनके द्वारा ईश्वर द्वारा राज्य के निर्माण के सिद्धांत को नकार दिया और मानव निर्मित राजनीतिक संरचना पर बल दिया। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा राज्य नहीं बनाया गया, बल्कि लोगों के द्वारा आपस में इकट्ठा होकर समझौता करने के बाद राज्य और सरकार का निर्माण किया गया। तो इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इसका क्रक्स आपको बता चुका हूं, बट आप 1 बाय 1 पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या बताया? स्टेट एज ए ह्यूमन क्रिएशन, राज्य मानवीय संरचना है, ऐसा थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया है। हॉब्स का मानना था कि राज्य
ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि मनुष्यों द्वारा अपनी सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया है, जिसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उनके अनुसार राज्य सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौते का परिणाम है, जहां लोगों ने स्वेच्छा से अपनी कुछ स्वतंत्रता त्याग कर एक संप्रभु सोबरेन को सत्ता सौंपी। यहाँ पर संप्रभु या सोबरेन का मतलब क्या है? राजा। लोगों के द्वारा आपस में समझौता करने के बाद एक पावरफुल, एक शक्तिशाली राजा को सत्ता सौंप दी गई। तो थॉमस हॉब्स क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्य व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह मानवीय संरचना है, ना कि भगवान के द्वारा बनाया गया। दूसरा है रिजेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, मनमानी सत्ता का विरोध। दिव्य अधिकार सिद्धांत डिवाइन राइट थ्योरी के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होता है और उसकी सत्ता पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या कहता है कि राजा को भगवान के द्वारा धरती पे भेजा गया और कहा गया तू मेरे बिहाफ पे यहाँ पे रूल करेगा, और जब राजा रूल कर रहा होगा, जब राजा शासन कर रहा होगा, तो उसकी सत्ता के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। परंतु हॉब्स ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया और कहा कि शासक का अस्तित्व केवल इसलिए है क्योंकि लोगों ने उसे सत्ता सौंपी है, ना कि किसी दिव्य शक्ति के कारण। तो क्यों है अस्तित्व? क्योंकि लोगों के द्वारा आपस में समझौता किया गया और उनके द्वारा राजा को सत्ता सौंपी गई और कहा गया कि आपको हमारे जीवन की रक्षा करनी है, ऐसा हॉब्स के द्वारा कहा गया। और उनके द्वारा आगे कहा गया कि अगर कोई राजा अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता है, या उनके जीवन को ही खतरे में डालने की कोशिश करता है या प्रयास करता है, तो उस केस में लोगों को राजा के खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार है। तो थॉमस हॉब्स भी राजा के खिलाफ लोगों को विद्रोह करने का अधिकार देता है, परंतु वह केवल एक स्थिति में, जब राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने में नाकामयाब रहता है या फिर जब वह अपनी प्रजा को ही जान से मारना शुरू कर देता है। उनके अनुसार संप्रभु की सत्ता लोगों के बीच हुए अनुबंध पर निर्भर करती है, ना कि किसी धार्मिक अधिकार पर। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि किसी भगवान के द्वारा कोई राज्य नहीं बनाया गया, कोई राजा यहाँ पे नहीं भेजा गया, लोगों ने आपस में समझौता करने के बाद एक शक्तिशाली राजा का निर्माण किया है। अगला पॉइंट आता है साइंटिफिक एंड रैशनल अप्रोच, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण। हॉब्स ने राजनीति को विज्ञान के रूप में देखने की कोशिश की। उनके अनुसार राज्य का निर्माण तर्क और सेल्फ इंटरेस्ट पर आधारित है, ना कि धार्मिक आस्था पर। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति को तर्क संगत और व्यवहारिक प्रैग्मेटिक तरीके से समझाया। साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राजनीति को एक तर्क से देखने की कोशिश करना, अंधे होकर देखने की कोशिश नहीं करना, यानी कि ऐसा नहीं कहना कि भगवान के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया, बल्कि ऐसा कहना कि अगर राज्य का निर्माण हुआ होगा तो इसके पीछे जरूर कोई तर्क रहा होगा। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी जहां पर लोग इस बात के लिए मजबूर हो गए होंगे कि उनके लिए एक राजा होना चाहिए जो उनके जीवन की रक्षा कर सके। तो थॉमस हॉब्स का जो दृष्टिकोण है उसमें रैशनैलिटी दिखाई देती है और उसमें एक प्रकार की वैज्ञानिकता दिखाई देती है। नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार। हॉब्स का मानना था कि हर व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्म संरक्षण। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था तो उसको प्राकृतिक अधिकार मिला हुआ था, परंतु थॉमस हॉब्स के द्वारा जो प्राकृतिक अधिकार की बात करी गई है वह जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों से बिल्कुल डिफरेंट है। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करने का अधिकार मिला था और अपने जीवन की रक्षा के लिए उसको प्राकृतिक अधिकार मिला था और कुछ कितना भी अर्जित करने का अधिकार मिला हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। अब नियंत्रण किसी राजा के द्वारा रखा जा सकता है, सरकार के द्वारा रखा जा सकता है। जब प्राकृतिक अवस्था में कोई सरकार थी ही नहीं तो व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण कौन रखेगा? उन्होंने कहा कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए एक संप्रभु को सत्ता सौंपते हैं, लेकिन यह अधिकार ईश्वर द्वारा नहीं दिया गया बल्कि मानव स्वभाव का परिणाम है। मानव का एक स्वभाव है कि एक समय पे आकर उन्होंने सोचा कि अब मुझे शांति चाहिए, अब मुझे स्टेट ऑफ वॉर की स्थिति से बाहर निकलकर शांति चाहिए, तो इसलिए व्यक्तियों के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। अथॉरिटी कम्स फ्रॉम पीपल। हॉब्स का तर्क था कि संप्रभुता की शक्ति लोगों के द्वारा दी गई है, ना कि ईश्वर द्वारा। यदि राजा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो यह अनुबंध टूट सकता है, यानी कि लोग समझौता तोड़ सकते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एज द बेसिस ऑफ द स्टेट। सामाजिक अनुबंध राज्य का आधार। हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अनुसार लोग स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बचने के लिए समझौता करते हैं। यह समझौता उनके आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन और सुरक्षा की सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ लगभग।
थॉमस हॉब्स ने डिवाइन ओरिजिन थ्योरी को इसलिए खारिज किया क्योंकि यह तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती थी। उनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि लोगों के बीच हुए सामाजिक समझौते के माध्यम से हुई। उनका दृष्टिकोण आधुनिक राजनीतिक दर्शन, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की नींव बना और राज्य की उत्पत्ति को धर्म से अलग करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अच्छा, ये राज्य का देवीय सिद्धांत, राज्य के बारे में जब सिद्धांत देता है तो कहता है कि राज्य का निर्माण एक भगवान के द्वारा किया गया। अब जैसे ही हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं तो एक धर्म का हस्तक्षेप भी राजनीति में बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ड्यूरिंग मिडिल एज धर्म का कितना हस्तक्षेप राजनीति में था। अब इस धर्म के हस्तक्षेप को बचाने के लिए पहले थिंकर आते हैं थॉमस हॉब्स। हालांकि मैकाइवली के द्वारा धर्मनिरपेक्षता के बारे में काफी बातें करी गई थी। थॉमस हॉब्स के द्वारा इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति कोई भगवान के द्वारा नहीं की गई है बल्कि लोगों के द्वारा आपस में समझौता किया गया। जब राज्य की उत्पत्ति भगवान के द्वारा की गई है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं तो उसी के साथ हम ये भी स्वीकार कर लेते हैं कि अब राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप हो सकता है। परंतु जब हम ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति धर्म के द्वारा या भगवान के द्वारा नहीं की गई बल्कि लोगों के द्वारा आपस में समझौता करने के बाद की गई है, तो तब हम राजनीति को धर्म से अलग करते हैं। तो यहाँ पर जो थॉमस हॉब्स है वह राजनीति को धर्म से अलग करते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत देने के बाद। थॉमस हॉब्स से पहले यूरोप के अंदर कुछ संस्थान थे, उसमें स्टडी करने के लिए एक पद्धति पाई जाती थी जिसको स्कोलेस्टिक पद्धति कहा जाता था, स्कोलेस्टिक मेथड कहा जाता था। अब ये स्कोलेस्टिक मेथड क्या है, या फिर जो अध्ययन करने में पर्टिकुलरली जो मेथड फॉलो किया जा रहा था थॉमस हॉब्स से पहले, वो स्कोलेस्टिक मेथड था, स्कोलेस्टिक पद्धति थी। तो ये स्कोलेस्टिक पद्धति क्या थी, इसको समझते हैं। यह मध्य युगीन यूरोप की एक शैक्षिक और दार्शनिक पद्धति थी। अंधकार का युग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान राजनीति में धर्म का बहुत हस्तक्षेप था। पोप के द्वारा जो भी निर्णय बताए जाते थे वो पूरे यूरोप में फॉलो किए जाते थे, तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ एक अंधकार का युग था और इस दौरान अध्ययन होता था। ऐसा नहीं था कि अध्ययन का काम इस युग में बंद था। इस युग में अध्ययन होता था, परंतु मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता था धार्मिक ग्रंथों का, और धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो भी चीजें बताई गई थी उनको तर्क देकर सही साबित करने का प्रयास किया जाता था। इसी को स्कोलेस्टिक मेथड हम कहते हैं। मध्य युग में जब धर्म की पुस्तकों में, यानी कि पर्टिकुलरली बाइबल में बताई गई चीजों को तर्क देकर जबरदस्ती सही साबित करने का जो प्रयास किया जाता था, उसी को हम स्कोलेस्टिक मेथड कहते हैं, स्कोलेस्टिक पद्धति कहते हैं। इसके कुछ विचारक थे, थॉमस एक्विनास जैसे दार्शनिकों ने इसको विकसित किया। अच्छा, ये थॉमस एक्विनास जो थे यह मध्य युग के एक विचारक थे जो कि चर्च के फेवर में ज्यादा थे और कहते थे कि चर्च का एक नियंत्रण राज्य की सत्ता के ऊपर होना चाहिए। तो पर्टिकुलरली यह चर्च के फेवर में बात करने वाले व्यक्ति थे। तो इनके द्वारा इस प्रकार की पद्धति विकसित की गई है। इस पद्धति में क्या होता था, प्रश्न पूछकर, तर्क करके और उत्तर देकर विषय को समझाया जाता था। पर्टिकुलरली प्रश्न किसके बारे में पूछा जाएगा, कोई समस्या है तो उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता था, फिर तर्क किया जाता था और उत्तर कैसे दिया जाता था। इसका उत्तर दिया जाता था कि जो धार्मिक पुस्तक में चीज लिखी है उससे हमें उत्तर मिल सकता है, या फिर धार्मिक पुस्तक में कोई भी पॉइंट लिखा गया था उसको जबरदस्ती सही साबित करने का प्रयास किया जाता था। इसी को स्कोलेस्टिक मेथड हम कहते हैं। हॉब्स के द्वारा इस मेथड की आलोचना करी गई है। क्यों आलोचना करी गई है? धार्मिक प्रभाव को नकारा। हॉब्स ने कहा कि राज्य को धार्मिक विश्वासों पर नहीं बल्कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होना चाहिए। अब ये पॉइंट क्यों हॉब्स के द्वारा नकारा गया? क्योंकि जो स्कोलेस्टिक मेथड था वो मानता था कि राज्य की उत्पत्ति भगवान के द्वारा की गई है। तो भगवान के द्वारा एक प्रतिनिधि को धरती पे भेजा गया और कहा गया कि आपको यहाँ पे रूल करना है। थॉमस हॉब्स के द्वारा इस विचार को नकारा गया और कहा गया कि मैं इस स्कोलेस्टिक मेथड में विश्वास नहीं रखता हूँ, और उनके द्वारा कहा गया कि राज्य की जो उत्पत्ति है वह धार्मिक विश्वासों से नहीं बल्कि व्यक्ति के तर्क के आधार, व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से हुई है, और व्यक्तियों के द्वारा जरूरत को महसूस करते हुए तर्क के आधार पर सामाजिक समझौता किया गया और उसके बाद राज्य का निर्माण हुआ। थॉमस हॉब्स एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थी और रीजन के ऊपर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। तो इसलिए इनके द्वारा धार्मिक जो
तर्क दिए गए थे उनको कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। हॉब्स का मानना था कि स्कोलेस्टिक पद्धति केवल तर्क वितर्क से उलझी रहती है और वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करती, तो इसलिए थॉमस हॉब्स के द्वारा स्कोलेस्टिक मेथड को नकारा गया। थॉमस हॉब्स, फिर मैं इन पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूँ। थॉमस हॉब्स ने स्कोलेस्टिक पद्धति को क्यों नकारा? स्कोलेस्टिक बाद तर्क और विज्ञान के बजाय धार्मिक विश्वासों पर निर्भर था। यह व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में विफल था। हॉब्स ने इसे अंधविश्वास और तर्क वितर्क की व्यर्थ प्रक्रिया कहा। इसका मैं एग्जाम्पल देकर खत्म करूंगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर स्कोलेस्टिक मेथड का। वो एग्जाम्पल क्या है? स्कोलेस्टिक विचारकों का मानना था कि राज्य का निर्माण ईश्वर की इच्छा से हुआ है। उन्होंने बाइबल और धार्मिक ग्रंथों से तर्क प्रस्तुत किया, जिसके बारे में बता चुका हूँ। थॉमस एक्विनास का विचार था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसकी सत्ता ईश्वरीय कानूनों से मिलती है। राजा का विरोध करना ईश्वर का विरोध करना है। राज्य की सत्ता को धार्मिक विश्वासों और ईश्वरीय आज्ञाओं से जोड़ा गया। एग्जाम्पल, राजा शासन करता है क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा है और उसकी सत्ता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब हॉब्स के द्वारा इन तर्कों का विरोध किया गया क्योंकि ये जो तर्क बताए हैं इससे पहले वह स्कोलेस्टिक पद्धति में विश्वास करने वाले विचारकों के द्वारा कहे गए थे। हॉब्स ने कहा, राज्य की उत्पत्ति सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है। हॉब्स के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि मनुष्यों के बीच एक समझौते का परिणाम है। राज्य का उद्देश्य अराजकता को खत्म करना है और लोगों के बीच असुरक्षा को खत्म करना है, और राज्य बनने के बाद सुरक्षा लाई जाएगी और व्यवस्था लाई जाएगी। हॉब्स का मानना है कि लोगों ने अपनी कुछ स्वतंत्रताएं, अपनी शक्तियां राजा को सौंपी और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम राजा को दिया। राजा को ये शक्ति लोगों की इच्छा से मिलती है। लोग जब आपस में समझौता कर लेते हैं तब राजा को शक्तियां मिलती हैं, ना कि किसी ईश्वर के द्वारा राजा को शक्तियां दी गई हैं। लोगों ने सुरक्षा और शांति के बदले अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रताओं को एक सर्वोच्च सत्ता को सौंप दिया। तो लोगों ने क्या बोला कि जो प्राकृतिक अवस्था में हम स्वतंत्र थे जितनी मर्जी शक्ति हासिल करने के लिए, उसका हम त्याग करते हैं और हम एक राजा के अधीन आ जाते हैं। अब राजा को हम सारी शक्तियां देते हैं कि वह शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर हॉब्स के द्वारा इस बात को नकारा जा रहा है कि राज्य का निर्माण भगवान के द्वारा किया गया है। हॉब्स के द्वारा कहा जा रहा है कि लोगों ने आपस में समझौता है। अब इसके डिफरेंसेस को समझते हैं यहाँ पर ब्रीफली। की डिफरेंसेस, सबसे पहले बेसिस, आधार क्या है? स्कोलेस्टिक मेथड धार्मिक विश्वासों में विश्वास करता है, यानी कि धर्म में विश्वास करती है स्कोलेस्टिक मेथड, द स्कोलेस्टिक पद्धति के जो विचारक हैं। हॉब्स की जो पद्धति है वह तर्क और सामाजिक अनुबंध, तर्क और सामाजिक समझौते के ऊपर विश्वास करती है कि लोगों के द्वारा समझौता किया गया। राज्य के बारे में पर्टिकुलरली यहाँ पे बात हो रही है। सत्ता कहाँ से मिलती है? जो स्कोलेस्टिक मेथड है वो कहते हैं कि राजा को शक्ति ईश्वर से मिलती है, परंतु थॉमस हॉब्स कहते हैं कि राजा को शक्ति जनता से मिलती है। तो ये डिफरेंसेस आप समझ रहे हैं, इसलिए थॉमस हॉब्स के द्वारा स्कोलेस्टिक मेथड का विरोध किया गया। राजा की भूमिका क्या है? स्कोलेस्टिक पद्धति के विचारक कहते हैं कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, परंतु यदि हम थॉमस हॉब्स की बात करें तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जनता द्वारा नियुक्त किया गया सर्वोच्च अधिकारी है, कि जनता के द्वारा राजा को नियुक्त किया गया और कहा गया कि आपको हमारे जीवन की रक्षा करनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जवाबदेही। जो राजा, स्कोलेस्टिक पद्धति के अनुसार राजा केवल ईश्वर के प्रति ही अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी या जवाबदेही ईश्वर को ही है। परंतु हॉब्स कहते हैं कि ईश्वर को कोई जवाबदेह नहीं है, एक राजा को जनता को ही जनता के लिए ही जवाबदेह होना है, और एक राजा को लोगों के जीवन की रक्षा करनी है। यदि एक राजा लोगों के जीवन की रक्षा करने में नाकामयाब रहता है तो उस केस में लोगों के पास अधिकार है राजा के खिलाफ विद्रोह करने का। सो दीज आर दी पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग हॉब्स, जिनके बारे में हमने समझा है। हालांकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, उन बाकी फैक्टर्स हम बाद में समझेंगे। आज हमने कुछ हॉब्स के बारे में पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश करी है। तो आप अपना रिव्यू कर सकते हैं, कोई इसमें कमी है तो आप बता सकते हैं, सही है तो भी आप बता सकते हैं। तो जो भी आपका रिव्यू है वो आप इसमें बता सकते हैं।